अरे रीटा, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। बस 2 मिनट और। 5-5 मिनट करके 2 घंटे हो गए। इतने लंबे बाल हैं, धोए सुखाए और अब बना रही हूँ, टाइम तो लगता है ना जी। अगर ट्रेन निकल जाएगी तो हम शादी में नहीं पहुंच पाएंगे। निकल जाएगी नहीं, निकल गई होगी। अब साल भर भाभी के ताने सुनने पड़ेंगे कि हमारे बेटे की शादी में आ नहीं पाए आप लोग। लो, मेरे बाल बनने की पूरी मेहनत पानी में गई। तुम्हें अपने बालों की पड़ी है। हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। बस तुम तो अपने बाल संभालते रहना। माँ जी प्लीज मेरे बालों को नजर मत लगाओ, अब नजर उतारनी पड़ेगी। रीटा अपने लंबे बालों से बेहद प्यार करती थी और उसका ये प्यार उसके परिवार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। आए दिन उसके बालों की वजह से कोई परेशानी खड़ी हो जाती। माँ, फ्रिज में अंडे रखे थे नाश्ता बनाने के लिए। रात में तो वहीं रखे थे, मैंने खुद देखा था। तो अभी कहाँ गए? मुर्गी वापस ले गई क्या? छिलके तो डस्टबिन में पड़े हैं। सुबह किसने अंडा बना लिया? बनाया नहीं, लगाया है। कल से मेरे बाल जरा रूखे लग रहे थे तो मैंने लगा लिया। भाभी, मुझे जिम जाने के पहले अंडे खाने होते हैं और 6 अंडे लाया था, आपने सारे लगा लिए। अरे मेरे बाल भी तो लंबे हैं ना देवर जी, 6 अंडे भी कम पड़ गए। अब मैं क्या खाकर जाऊं? आप तो कुछ बनाती नहीं। सोचा था अंडा बना के खा लूंगा, वो भी आपके बाल खा के। मिट्टी पड़े ऐसे बालों को। देखो देवर जी, मेरे बालों को नजर ना लगाओ, कह देती हूँ। हाँ हर्ष, रास्ते में खा लेना अंडे, इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। मैं चली अपने बाल धोने। कोई कुछ भी कहे, कितना भी परेशान हो जाए, रीटा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने बालों से ही प्यार था। इसीलिए रोज सुबह घर का सारा काम, सफाई, नाश्ता बनाना, ये सब माँ जी को ही करना पड़ता था। ये क्या माँ, आज फिर आपने नाश्ता बनाया? अरे तो और कौन बनाएगा? क्यों, रीटा बनाएगी ना। उससे अपने बाल बनाने से फुर्सत मिले तो किचन में आकर कुछ बनाए। आप दोनों फिर मेरे बालों के पीछे पड़ गए। पीछे नहीं पड़े बेटा, तुम्हें अपने बालों से प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन जरा काम भी तो किया करो। करती तो हूँ काम, लेकिन सबसे पहले मेरे बालों का ख्याल रखूंगी। और घर के काम मुझे पसंद भी नहीं है वैसे। अरे तो ना करो घर का काम। शादी के पहले तुम नौकरी करती थी, फिर से कोई नौकरी ढूंढ लो। समय का अच्छा इस्तेमाल करो। पूरा वक्त क्या बालों में उलझी रहती हो। वो नौकरी, वो बॉस इतना खड़ूस था, कहता था ऑफिस में बाल नहीं बना सकते, और दिन में मैं अगर 2 बार बाल ना बनाऊं तो मुझे तो सुहाता ही नहीं है। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। अरे ठीक है, नौकरी नहीं करना तो घर का काम करो, कुछ तो करना ही होगा ना। अरे कर दूंगी ना वो भी। देखो फिलहाल ना मुझे बाजार जाना है, मेरे बालों के लिए नया शैम्पू, नया तेल और नए रबर बैंड्स भी खरीदने हैं। बाय। इसे कैसे समझाएं? किसी दिन इसके बाल बहुत बड़ी मुसीबत लाएंगे बेटा। रीटा की आदत से सब परेशान थे। उसके बालों से रोज कोई ना कोई काम बिगड़ने लगा था। अरे बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, मैं बालों में शिकाकाई लगा रही हूँ। अच्छा सुन, मैं चौराहे तक सब्जी लेने जा रही हूँ। गैस पर मैंने दूध उबालने रखा है और कुकर में खिचड़ी पक रही है। गैस बंद कर देना टाइम से। हाँ हाँ माँ जी, कर दूंगी। हाँ तो कर दी, लेकिन बालों के ख्याल में रीटा ऐसी मगन कि गैस बंद करना भूल गई। जब माँ जी सब्जी लेकर लौटी तो घर में धुआं देखकर घबरा गई। अरे ये क्या हुआ? दूध सारा बाहर आ गया और पतीला भी जल गया और ये कुकर में खिचड़ी भी जल गई। अरे रीटा, कहाँ मर गई? ओह, ये क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? मैं कह कर गई थी ना गैस बंद करना, क्यों नहीं किया? वो भूल गई। भूल गई? गलती तुम्हारी है माँ। तुमने भाभी पर विश्वास ही कैसे किया? तुम जानती नहीं, भाभी को अपने बालों के अलावा कुछ नहीं दिखता। इनकी अक्ल पर बाल पड़े हैं। देवर जी, आपने फिर मेरे बालों को नजर लगाई। क्या परेशानी है आपको मेरे बालों से? क्या परेशानी है? अरे दिखता नहीं है क्या तुझे? और तेरे बालों को क्या नजर लगेगी? इस घर को नजर लग गई है तेरे बालों की। अरे जी करता है तेरी ये चोटी काट के धर दूं।
तो सारा चक्कर ही खत्म। बस माँ जी, मुझे कुछ भी कह लो, मेरी चोटी को हाथ मत लगाना, मुझे बात भी नहीं करनी आपसे। उस दिन के बाद न माँ जी, न हर्ष, न उसके पति दीपक रीटा से किसी काम का कहते ना बात करते। लेकिन रीटा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हर रात की तरह रीटा अपने बालों में तेल लगाकर चोटी बनाकर सो गई। लेकिन जब अगली सुबह उठी तो उसके तो होश ही उड़ गए। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। हाय राम, किसने काटी मेरी चोटी। अरे क्या हो गया बहू? अरे भाभी, तुम्हारे बाल कहाँ गए? चुप करो देवर जी, तुम्हारी नजर लगी है। शांत हो जाओ रीटा। कैसे शांत हो जाओ? देखो, किसी ने चोटी काट दी है मेरी, सब जानती हूँ किसने की है ये घटिया हरकत। बहू, तुम मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रही हो? आप ही ने उस दिन कहा था ना कि आप मेरी चोटी काट देंगी, और आज कर ही डाला आपने। छी! रीटा, माँ से ऐसे बात मत करो। क्यों ना करो? तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई दोनों जलते थे मेरे बालों से, हमेशा नजर लगाते रहते थे। आज देखो क्या कारनामा कर डाला तुम्हारी माँ ने। अरे बहू, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी के अभी मेरी माँ को यहाँ बुलाओ, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे बहू, समधन जी को क्यों परेशान करती हो? घर की बात बाहर जाए अच्छा नहीं लगता। बताऊंगी, माँ को ही नहीं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मेरी सास कितनी बुरी है, मेरी चोटी काट दी। मैं कमरे में जा रही हूँ और तभी बाहर निकलूंगी जब मेरी माँ आएगी। तब तक ना खाऊंगी न पीऊंगी। रीटा, बाहर आओ, दरवाजा खोलो। रीटा बेटा, तू जल्दी से समधन जी को बुला ले, कहीं बहू गुस्से में कुछ कर ना बैठे। कुछ ही देर में रीटा की माँ वहां पहुंच गई। क्या हुआ जमाई जी, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे देखे ना समधन जी, रीटा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर ही नहीं आ रही। रुकिए, मैं बुलाती हूँ। रीटा, देख बेटा, मैं आ गई, अब बाहर आ जा। माँ, देखो ना मेरे साथ क्या कर दिया इन लोगों ने। अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चुप कैसे हो जाऊँ माँ? सासू माँ ने मेरी चोटी काट दी। समधन जी, मेरा यकीन करो। अरे भाई, बहू के इतने सुंदर बाल देखकर तो हम सब फिदा हो गए थे इस पर। भला मैं क्यों काटूंगी इसकी चोटी? तो फिर कौन काटेगा? आप और देवर जी तो पीछे पड़े थे मेरी चोटी के। तुम्हारी चोटी मैंने काटी है। क्या? हे भगवान, तुमने सुना ना माँ? मुझे तो पहले ही पता है कि तेरी चोटी जमाई बाबू ने काटी है। कैसे? क्योंकि जमाई जी से मैंने ही कहा था तुम्हारी चोटी काटने के लिए। क्या माँ, तुमने कहा था ऐसा? हाँ, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारी ये 24 घंटे बाल संवारने की आदत तुम्हारे शादीशुदा जीवन में परेशानी बन जाएगी। मेरा बस चलता तो शादी के पहले ही तेरी चोटी काट देती, लेकिन समधन जी को तुम्हारे बाल इतने पसंद आए इसलिए मैं रुक गई। मैं समय समय पर जमाई बाबू से तुम्हारी हरकतों की जानकारी लेती रहती थी, और जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो मैंने ही कहा इनसे कि काट दो चोटी। अरे समधन जी, ऐसा क्यों करवाया? बहू को कितने प्यारे हैं उसके बाल। इसे सबक सिखाने का यही तरीका था। और रीटा, तुझे इतनी अच्छी सास मिली, इतना समझदार पति मिला, लेकिन तुझे कोई कदर ही नहीं थी। अपने बालों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार से बढ़कर कोई चीज होती ही नहीं। तूने ना तो अपने परिवार पर ध्यान दिया, ना ही कामकाज पर। इसीलिए देख, आज तेरी माँ को भी तेरे खिलाफ जाना पड़ा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मेरे बालों की वजह से सासू माँ को घर का काम करना पड़ता, इन्हें भी कितनी बार भूखे पेट ऑफिस जाना पड़ा, और देवर जी को भी बहुत परेशान किया। अरे वाह, चोटी काटते ही भाभी तो समझदार हो गई। चुप कर हर्ष, ऐसा नहीं बोलते। देवर जी सही तो कह रहे हैं, बाल कम हुए तो दिमाग में बात घुसने की जगह बन गई। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। अब मैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा अपने परिवार का ख्याल रखूंगी। और तुम्हारे बालों में अंडा, शिकाकाई, तेल, ये सब मैं लगाऊंगी, ताकि फिर से तुम्हारे बाल लहराने लगे। लो, चोटी काटी तो समझ में आई,
लौट के रीटा लाइन पे आई। सार्थक, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। क्यों? मैं भी तुम्हारे ऑफिस में ही हूँ। तुम दिख क्यों नहीं रहे? अरे तुम्हें बोला था ना, मैं कल लेकर जाऊंगा तुम्हें मेरे पार्टनर से मिलने। सार्थक, मुझे सच बताओ, तुम कहाँ हो? ये नितिशा कौन है? मैं अभी हरमन के साथ ही खड़ी हूँ। सार्थक, हेलो सार्थक। मेरा नाम प्रिया है और आज की कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक स्टार्टअप की शुरुआत ने मेरे जीवन की कई चीजें खत्म कर दी। 4 साल से सार्थक मेरा बॉयफ्रेंड था। हम दोनों सेम ही कंपनी में काम करते थे, पर फिर मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली। शुरुआत में हम दोनों इतने बिजी रहते थे कि हमें समय ही नहीं मिलता था एक दूसरे के साथ। धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप कमजोर होता जा रहा था। अब उसमें वो बात नहीं रही थी जैसा कि ऑफिस टाइम पर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, जब एक दिन सार्थक ने रात को डिनर के बाद मुझे बोला, प्रिया, ये जॉब हमारा पूरा टाइम ले लेता है। पता नहीं कितने दिन हो गए तुम्हारे साथ शांति से बैठकर टीवी देखे हुए। मुझे पता है, मैं सेविंग ही कर रही हूँ। एक दिन हम हमारा बिजनेस खोलेंगे, चीजें हमारे हिसाब से चलेंगी। मैं उसी बारे में सोच रहा था। मेरे पास एक स्टार्टअप का आइडिया है। अगर हम हमारे सेविंग्स मर्ज कर लें तो हम अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं। वो एचआर वाला हरमन है ना, उसी का आइडिया है। अभी अच्छा मौका है। ठीक है, मुझे आइडिया शेयर करो, मैं सोचकर बताती हूँ। आइडिया मुझे अच्छा लगा था। उसी के बेसिस पर मैंने सार्थक को मेरी सेविंग्स दे दी। मेरी एक ही शर्त थी कि सार्थक मुझे उसके बाकी के बिजनेस पार्टनर से मिलवाएगा। सार्थक हमेशा कहता था, तुम लोड मत लो, मैं सब देख लूंगा। समय बीतता गया, पर हर बार सार्थक कोई ना कोई बहाना बना देता था ताकि मुझे उसके पार्टनर से ना मिलवाना पड़े। अब सार्थक और बिजी रहने लगा था। रात को लेट घर आना तो जैसे अब एक आम बात हो गई थी। कई बार तो वो घर भी नहीं आता था। हम दोनों 3 साल से साथ में रह रहे थे, पर अब ऐसा लगने लगा था जैसे कि घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। सार्थक से मेरी जहां बातचीत कम हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी ऑफिस में नितिन से बातचीत बढ़ने लगी थी। नितिन का क्यूबिकल मेरे जस्ट ऑपोजिट था और हम दिन भर बात करते थे। मुझे नितिन पसंद आने लगा था और नितिन को मैं। सार्थक का कोई शेड्यूल नहीं था, तो मैं खुद को बिजी रखने के लिए काम के बाद भी रात रात तक पार्टी करने लग गई। एक ऐसी ही पार्टी में नितिन ने मुझे बाहर गार्डन में बुलाया। प्रिया यार, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है जो भी कहना है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे पसंद हो तुम, बट यू नो। नहीं, आई डोंट। अगर तुम्हें मैं पसंद हूं तो दिक्कत कहाँ है? तुम वैसे ही अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा मेरे साथ रहती हो, तो ठीक से ही रह लो। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ नितिन, मुझे थोड़ा समय दो। मुझे मेरी फीलिंग्स सॉर्ट करने की जरूरत है। ठीक है। वैसे इसके अलावा ये भी बताना था कि कुछ ही दिन में मैं अमेरिका के लिए चला जाऊंगा। मेरा प्रमोशन हो गया है और जाने से पहले अगर तुम सोचकर मुझे बता दो तो अच्छा होगा। हमने एक दूसरे को हक किया। मैं नितिन के लिए बहुत खुश थी और खुद के लिए कंफ्यूज्ड। मैंने सोच लिया था कि सार्थक को कन्फ्रंट करने का टाइम आ गया है। लगभग 6 महीने हो गए थे स्टार्टअप के शुरू हुए। इस बीच वो मुझसे कुछ 25 लाख ले चुका था और मुझे स्टार्टअप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको छोड़कर प्यार का मुद्दा तो था ही। मैंने सार्थक को फोन किया। हाय प्रिया, यार आज मैं थोड़ा बिजी हूं पर सब कुछ बढ़िया है। तुम्हें मैं कल तुम्हारे ऑफिस में मिलता हूं। वहां से मेरे पार्टनर से मिलने चलेंगे, ठीक है? और सुनो, टाइम नहीं दे पा रहा हूं पर तुम मेरी फ्यूचर हो इस स्टार्टअप की तरह। मतलब मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। सार्थक से बात करने के बाद मुझे कंफर्म हो गया था कि मुझे सार्थक के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी है और मैंने नितिन को मना कर दिया। मुझे गिल्टी फील हुआ कि सार्थक हमारे फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत कर रहा था और मैं नितिन के साथ पार्टी कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं सार्थक को सब कुछ बताकर माफी मांग लेती हूँ। मैं डायरेक्ट सार्थक के ऑफिस पहुंच गई, पर वहां कोई और ही बैठा था। मैं वहां से निकल के हरमन के ऑफिस गई। आखिर वो सार्थक का पार्टनर था। हरमन से बात करने पर मुझे पता चला कि सार्थक ने कभी हरमन के साथ कोई पार्टनरशिप की ही नहीं थी। कोई स्टार्टअप नहीं था
और ना ही सार्थक 6 महीने से ऑफिस आया था। देखो प्रिया, मुझे पता है कि तुम सार्थक के साथ रिलेशनशिप में थी, पर वो जितना मेरा दोस्त है उतनी तुम भी हो। वो मूव ऑन कर गया, कुछ 1 साल हो गया है उसको नितिशा के साथ रिलेशनशिप में आए। तुम भी मूव ऑन कर जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हरमन के हिसाब से वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था और पूरे ऑफिस को ये बात पता थी। तो मैंने सार्थक को कॉल किया। सार्थक, कहाँ हो तुम? ऑफिस में? क्यों? मैं भी तुम्हारे ऑफिस में ही हूँ। तुम दिख क्यों नहीं रहे? अरे तुम्हें बोला था ना, मैं कल लेकर जाऊंगा तुम्हें मेरे पार्टनर से मिलने। सार्थक, मुझे सच बताओ, तुम कहाँ हो? ये नितिशा कौन है? मैं अभी हरमन के साथ ही खड़ी हूँ। सार्थक, हेलो सार्थक। सार्थक ने फोन काट दिया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। उसने पूरे ऑफिस में बता रखा था कि मेरे जॉब चेंज करने के कुछ महीने बाद ही हमारा ब्रेकअप हो चुका था। मैं घर पहुंची तो मैंने नोटिस किया कि सार्थक धीरे धीरे करके पहले ही घर खाली कर चुका था। सार्थक मेरे पैसे लेकर भाग चुका था और नितिन भी अमेरिका के लिए निकल चुका था। मैंने सार्थक पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। 3 महीने हो गए हैं पुलिस केस किए हुए। अभी तक कोई लीड नहीं है और ना ही मेरी दोबारा कभी नितिन से बात हुई। काश मैं नितिन के साथ चली गई होती तो आज शायद मैं खुश होती। मिस्टर मेहता शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं। उन्होंने काफी मॉल्स, पार्क्स और फ्लैट्स बनाए हैं। अभी वो एक जमीन पाना चाहते हैं जिस पर शहर के दूसरे बड़े बिल्डर मिस्टर शर्मा की भी नजर है। मिस्टर मेहता अपने ऑफिस में अपने वकील से बात कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है ये केस कौन जीतेगा? कोई भी जीत सकता है। सच तो यह है कि आप दोनों में से इस जमीन पर किसी का हक नहीं है, लेकिन आप दोनों ये जमीन लेना चाहते हैं। तो आप दोनों में से जो भी इस एनओसी पर साइन कर देगा वो ये जमीन खो देगा। कुछ भी करो वकील साहब, पर इस पेपर पर शर्मा के साइन ले लो। वो जमीन नहीं, खजाना है, खजाना। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर कोई दस्तक करता है। अंदर आ जाओ। दरवाजा खुलता है और एक हैंडसम लड़का अंदर आता है। ये मिस्टर मेहता का इकलौता बेटा अरुण मेहता है। पापा, आप फ्री हैं? हाँ बेटा। मैं आपको किसी खास से मिलाना चाहता हूँ। किसी खास? अरे तुम्हारी उम्र में हमारे भी बहुत किसी खास थे। अरे क्या पापा, आप भी। अब शर्माता ही रहेगा या अंदर बुलाएगा उसे? वकील साहब भी मिल लेंगे। अरुण बाहर जाता है और एक सुंदर लड़की के साथ कमरे में वापस आता है। अंदर आते ही वो मिस्टर मेहता के पैर छूती है। मिस्टर मेहता उसे रोक कर कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम तो मेरी खुद की बेटी की तरह हो और बिटिया पैर नहीं छुआ करती। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरती है अंकल। वाह बेटी, बहुत सुंदर नाम है। पापा, आरती और मैं जल्दी शादी करना चाहते हैं। भगवान का शुक्र है, कम से कम इस नालायक ने ये बात छेड़ी तो सही। अब तो मैं इस लक्ष्मी को अपने घर लाने में एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता। बेटी, तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूँगा। थैंक्स पापा, अब हम चलते हैं। जाओ बेटा, घूमो फिरो, यही तो उम्र है। अरुण और आरती वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी आरती मुड़कर कहती है, बाय अंकल। अंकल नहीं बेटा, अब तो पापा कहो, पापा। ये कहकर मिस्टर मेहता हंस देते हैं और आरती भी मुस्कुराकर चली जाती है। उनके जाते ही वकील साहब कहते हैं, लगता है आपको आरती बहुत पसंद आ गई सर। पसंद माय फुट। लेकिन आपकी बातों से तो। तुम्हें आरती का पूरा नाम पता है? नहीं सर। आरती शर्मा। हैं? ये उस शर्मा की बेटी है जिससे हमें जमीन लेनी है? वही शर्मा। वाह सर, मतलब वो जमीन अब हमारी। ये कहकर वकील और मिस्टर मेहता हंसने लगते हैं। आरती अपने पापा से शादी की बात करती है, जिस पर इकलौती बेटी होने की वजह से उसकी खुशी के लिए मिस्टर शर्मा भी शादी को हाँ कर देते हैं और बहुत जल्द उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है। आरती और अरुण दोनों आज बहुत खुश होते हैं।
फेरे लेने का वक्त करीब आ रहा होता है कि मिस्टर मेहता मिस्टर शर्मा को एक कमरे में ले जाते हैं। मुझे पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। जहाँ मेरी बेटी की खुशियाँ वहीं मेरी खुशी। तुम्हारी बेटी की लाइफ टाइम खुशियाँ अब भी तुम्हारे हाथों में ही है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एनओसी जिसमें लिखा है कि तुम खुशी खुशी जमीन मेहता बिल्डर्स को दे रहे हो और तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं कि हम वहाँ मॉल बनाएं, तुम्हें उस पर साइन करना होगा। ये तुम भी जानते हो कि वो जमीन मेरी है और वहाँ की मिट्टी ठोस नहीं है, उस पर मॉल टिक नहीं पाएगा। वहाँ सिर्फ बच्चों के खेलने का पार्क ही बन सकता है। इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम साइन करते हो या नहीं। नहीं, मैं लाखों लोगों की जान के साथ खेल नहीं सकता। लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी और इज्जत के साथ खेल सकते हो। क्या मतलब? मेरे एक इशारे पर मेरा बेटा मंडप छोड़कर उठ जाएगा और बारात वापस लौट जाएगी। मिस्टर मेहता, और मेरे बेटे के पास तुम्हारी बेटी की कुछ तस्वीरें भी हैं जो तुम नहीं चाहोगे कि सब देखें। मेहता, वो तुम्हारी बेटी जैसी है, उसके बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? चिल्लाओ मत, मेरी कोई बेटी नहीं है। दिमाग से काम लो और बताओ कि बेटी की इज्जत या जमीन। मंडप में बैठी बेटी और उसकी खुशियों के बारे में सोचकर मिस्टर शर्मा बिना एक पल गवाए एनओसी पर साइन करके वहां से चले जाते हैं। आरती और अरुण की शादी हो जाती है। शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अरुण आकर कहता है, शादी को इतने दिन हो गए और हम अभी तक कहीं नहीं गए, चलो ना कहीं चलते हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ चलेंगे? जहाँ तुम्हारी मर्जी। तुम्हें क्या हो गया है आरती? कुछ भी तो नहीं। तुम शादी के बाद से बदल गई हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ ना। मुझे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। सिग्नेचर? कहाँ? इस पेपर पर। आरती के हाथों में एक पेपर होता है। अरुण उस पेपर को देखता है और चौंक कर कहता है, आरती, ये? हाँ, डिवोर्स पेपर। मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और एलिमनी के तौर पर मुझे वो ज़मीन चाहिए जिस पर तुम्हारे पापा मॉल बना रहे हैं। ये सुनकर अरुण के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आरती वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो एक बार पलट कर कहती है, अब आखिरी मुलाकात कोर्ट में होगी अरुण मेहता। मिस्टर मेहता कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं और अरुण उनके साथ। अरुण का चेहरा अब मुरझा चुका होता है, उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा होता है। आरती उसके सामने से गुजर जाती है पर उसे देखती तक नहीं। आरती के पीछे पीछे मिस्टर शर्मा आ रहे होते हैं। वो मेहता से कहते हैं, ये ज़मीन मेरी थी और मेरी ही रहेगी मेहता। मेरी बेटी भी अपने पापा के एक बार कहने पर कुछ भी कर सकती है। ये कहकर शर्मा वहाँ से चले जाते हैं और मेहता गुस्से में वहाँ खड़ा रहता है। डिवोर्स हो जाता है। दोनों अपने अपने घरों में रहने लगते हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। दोनों ना ही खाते ना पीते, बस दिन भर उदास बैठे रहते। एक दिन अरुण उदास अपने कमरे में बैठा होता है, तभी उसके पिता उसके पास आकर कहते हैं, आज शाम लाइट होटल में चले जाना, तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, उससे मिल लेना। मुझे किसी लड़के से नहीं मिलना पापा। तुम अभी जवान हो बेटा, और अगर बात बन गई तो मेहता बिल्डर्स शहर में सबसे बड़ा बिल्डर हो जाएगा। लेकिन जितना बोला है उतना सुनो, समय पर पहुंच जाना, और हाँ, लड़की लाल टॉप में आएगी, पहचान लेना। ये कहकर मेहता वहां से चले जाते हैं और अरुण दोबारा गुमसुम बैठ जाता है। शाम होते ही पापा के कहे अनुसार अरुण तैयार होकर होटल पहुंच जाता है। वो होटल में नजरें घुमाकर देखता है तो उसे लाल टॉप में एक लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और उसे देखते ही चौंक जाता है। वो तो उसकी पत्नी आरती होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक लड़की से मिलने आया हूँ। वाह, दूसरी लड़की देखना शुरू भी कर दिया तुमने। तुमने ही तो मुझे छोड़ा। और तुमने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया अरुण। और तुमने भी तो मुझसे सिर्फ जमीन के लिए शादी की ना। अच्छा, मंडप से उठाने और प्राइवेट फोटोज की धमकी तुम्हारे पापा दे और गलत मैं।
मुझे तो बाद में पापा ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो पता चला कि तुम लोगों की नीयत और सोच कितनी गंदी है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि एक आवाज आती है। नहीं बेटा, गलती मेरी है, मैंने झूठ बोला, मैंने शर्त रखी। अरुण तो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, हम अपनी लड़ाई में बच्चों को बीच में ले आए और इस बीच तुम दोनों की जिंदगी भी खराब कर दी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और हम तुम्हें ऐसा नहीं देख सकते। रही बात वो जमीन की, तो हमने वो रोहन के नाम कर दी है। रोहन कौन? तुम दोनों का होने वाला बेटा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और अरुण कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जमीन का तो पता नहीं, पर आज मैं हमारे प्यार की पक्की रजिस्ट्री करवाना चाहता हूँ, जिसे दुनिया में कोई ना तोड़ सके।